Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, welcome to Shah Group Education channel. This is your biology class and I am your teacher Sir Umair Ghauri. स्टूडेंट्स चैप्टर नंबर 1 नाम है इसका इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी। आज इस चैप्टर का जो टॉपिक हमने डिस्कस करना है वो है मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स। यानी आज हम बात करेंगे कि ये मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं और फिर इसकी एक आध एग्जाम्पल को हम थोड़ा सा स्टडी करेंगे। सो बात करते हैं जी, सबसे पहले समझते हैं कि ये जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं ये कौन होते हैं। वही बात, नाम पर अगर हम फोकस करें, मल्टी का वर्ड जो है इसका मतलब होता है मैनी, बहुत सारे। सेलुलर का मतलब होता है सेल वाला और ऑर्गेनिज्म का मतलब होता है जानदार। यानी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म का मतलब होता है बहुत सारे सेल वाला जानदार। ठीक है, ये नाम जरा ध्यान में रख लीजिएगा, बहुत सारे सेल से बना हुआ जानदार। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं जी? ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनकी बॉडी में एक नहीं बल्कि बहुत सारे सेल्स पाए जाते हैं। इनकी बॉडी कई सारे सेल से मिलके बनी हुई हो, उनको कहते हैं हम मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। जैसे हमने पढ़े थे ना एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स, उनके पास उनकी बॉडी में बस एक ही सेल था, जबकि मल्टी सेलुलर में कई सेल होते हैं, जिनमें इंसान, गधा, घोड़ा, पौधे, फंगस, एल्गीज भी होती हैं कुछ। ये सारे मल्टी सेलुलर हैं। हमारी बॉडी में अरबों की तादाद में सेल हैं। एक छोटे सी मक्खी, मच्छर को भी ले लें तो उनकी बॉडी में भी आपको कई सेल मिल जाएंगे, तो वो भी मल्टी सेलुलर हो गया। तो ऐसे तमाम ऑर्गेनिजम्स जिनकी बॉडी में मैनी सेल्स हो, बहुत सारे सेल्स हो, 200 से लेकर के 2 करोड़ 2 अरब तक, ऐसे ऑर्गेनिजम्स को मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स कहा जाता है। मिसाल के तौर पे फंगस, जो अक्सर अगर आप कोई फल या कोई डबल रोटी आप अगर ओपन स्पेस में रख दें तो आप देखते हैं जी उस पर फफूंदी लग जाती है, उसको कहते हैं हम फंगस। मल्टी सेलुलर है, आपको आंखों से नज़र आ जाती है, कई सारे सेल्स होते हैं उसकी बॉडी में। एल्गीज होती हैं जी, अगर आप समंदर की साइड पे निकल जाएं तो कुछ आपको पतली पतली सी जो है वो ग्रीन कलर की एल्गीज नज़र आती हैं। ग्रीन भी होती है, ये जो डायग्राम में ये एल्गी है, ये भी एल्गी है जो आपको इस वक्त नज़र आ रही है स्क्रीन पर। हायर एनिमल्स जिनमें इंसान, गधा, घोड़ा, कुत्ता, बिल्ली ये सब आ जाते हैं, और जो बड़े बड़े पौधे होते हैं जी, आम का दरख्त, दे ऑल आर मल्टी सेलुलर। तो ऐसे तमाम ऑर्गेनिज्म जिनकी बॉडी में बहुत सारे सेल्स होते हैं उनको हम मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स कहते हैं। फंगस, एल्गी, हायर एनिमल्स, हायर प्लांट्स, दे आर द एग्जाम्पल्स ऑफ मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स। अब इन एग्जाम्पल्स में से हम 2 एग्जाम्पल को थोड़ा सा स्टडी करते हैं। इनमें से पहली जो है वो हम फ्रॉग को देखेंगे और दूसरी जो है वो ब्रासिका। फ्रॉग यानी उर्दू में मेंढक। ये जो फ्रॉग होता है, आपको बायोलॉजी के एक ब्रांच टैक्सोनॉमी में बताया था कि बायोलॉजी में हमने तमाम ऑर्गेनिजम्स का एक साइंटिफिक नेम रखा हुआ होता है। तो ये जो फ्रॉग होता है, इंग्लिश में आप इसको फ्रॉग कहते हैं, उर्दू में आप इसको मेंढक कहते हैं, और बायोलॉजी में इसको हम राना टिग्रीना कहते हैं। ये जो फ्रॉग है एक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, एक मल्टी सेलुलर एनिमल है। मल्टी सेलुलर का मतलब इसकी बॉडी में बहुत सारे सेल्स हैं। एनिमल का मतलब ये हेटरोट्रॉप है, यानी कि अपना खाना अपनी बॉडी के अंदर प्रिपेयर नहीं कर सकता, बाहर से हासिल करता है। इसका जो खाना होता है वो इंसेक्ट वगैरह होते हैं, फ्लाइज होती हैं जी, मच्छर, मक्खी, अपनी ज़बान के ज़रिए से उनको ये चिपका के अंदर खा जाता है। तो मल्टी सेलुलर का मतलब बहुत सारे सेल से बना हुआ है। एनिमल्स का मतलब ये हेटरोट्रॉप है, लिव इन बोथ वाटर एज वेल एज ऑन लैंड। ये ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं, कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो जब वो पैदा होते हैं लार्वा की शक्ल में होते हैं तो इक्वेटिक होते हैं, पानी के अंदर रह रहे होते हैं, और फिर जब ये अडल्ट फॉर्म में आते हैं तो फिर पानी को छोड़कर ये ज़मीन पर आ जाते हैं और ज़मीन में रहने लगते हैं। देखें, हम जब पैदा होते हैं तो हम शुरू से आखिर तक, छोटे से लेके बड़े होने तक, हम हमेशा ज़मीन पर होते हैं, हम पानी में नहीं जा सकते कभी भी। इसी तरह जो एक्वेटिक मछलियाँ होती हैं वो जब अंडे से निकलती हैं, लार्वे स्टेज हो या वो अडल्ट बन जाए, वो पानी में ही रहती है। और ये जो होते हैं कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो लार्वा स्टेज के अंदर पानी में होंगे और जब वो बड़े होंगे तो वो ज़मीन पे आ जाते हैं। ऐसे ऑर्गेनिज्म को जो आधा टाइम पानी वाले ऑर्गेनिज्म बन के रह रहे होते हैं पानी के अंदर,
और बकिया आधी लाइफ के अंदर वो टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म बन के ज़मीन में रह रहे होते हैं, उनको हम कहते हैं एम्फीबियन। और ये एक बड़ा मशहूर एम्फीबियन है, ये बात याद रखिएगा। एक्वेटिक का मतलब होता है जो पैदा होने से लेके मरते दम तक पानी के अंदर ही रहे, ज़मीन पर नहीं आ सकता। टेरेस्ट्रियल उन ऑर्गेनिजम्स को कहा जाता है जो ज़मीन पर रहते हैं, पानी में नहीं जाते कभी भी। और एम्फीबियंस ऐसे होते हैं जो लाइफ का आधा हिस्सा पानी के अंदर रह के गुजारते हैं और बाकी लाइफ का आधा हिस्सा ज़मीन पर रह के गुजारते हैं। दे आर कॉल्ड एम्फीबियन। तो ये जो फ्रॉग है एक मल्टी सेलुलर एम्फीबियन एनिमल है, ठीक है। मल्टी सेलुलर का भी मतलब बता दिया, कई सेल से बना हुआ। एनिमल का भी मतलब बता दिया, हेटरोट्रॉफ, बाहर से खाना हासिल करने वाला। और एम्फीबियन का मतलब भी बता दिया, पानी और ज़मीन दोनों में रहने वाला। उसके बाद अगर हम इसकी मॉर्फोलॉजी और एनाटमी, ब्रांचेस होती है मॉर्फोलॉजी में, आपने एक्सटर्नल स्ट्रक्चर को देखना होता है। तो फ्रॉग की अगर हम मॉर्फोलॉजी को देखें तो फ्रॉग की बॉडी दो हिस्सों में डिवाइड हुई होती है, हेड और ट्रंक, ठीक है। इसकी बॉडी में कोई नेक नहीं होता, ठीक है, गर्दन नहीं होती है इसकी बॉडी में। ये हिस्सा जो है ये इसका हेड कहलाएगा और बाकी जो इसका पूरा नीचे का पोर्शन है ये सारा इसका ट्रंक कहलाता है। इसकी बॉडी में हेड और ट्रंक के बीच में कोई नेक नहीं होती। हेड में देखा जाए तो इसकी दो आईज होती हैं और हमारी तरह इसकी नोज तो नहीं निकली हुई होती, लेकिन आगे की तरफ यहाँ पर इसके दो छोटे से सुराग होते हैं जिनको हम कहते हैं नोस्ट्रिल्स। उनकी मदद से ये एयर को अंदर लेकर जाता है। इसका माउथ होता है जी, लेकिन माउथ में हमारी तरह इसके दांत नहीं होते। ज़बान मौजूद होती है लेकिन हमारी ज़बान आगे से फ्री है, हमारी ज़बान पीछे की तरफ से जुड़ी हुई होती है। इनमें उल्टा मामला होता है, इनकी ज़बान आगे से जुड़ी हुई है, पीछे से फ्री होती है। इनके कान हमारे कान की तरह नहीं है, हमारे कान देखें बाहर की तरफ निकले हुए होते हैं, पिन्ना कहलाते हैं। इनके कान ये हैं जी, इनको हम एयर नहीं टिम्फेनिक मेम्ब्रेन कहते हैं, बिल्कुल पतली सी झिल्ली की तरह है। ये इनकी हेड है, दो आईज हैं, दो नोस्ट्रिल्स है, माउथ है और दो टिम्फेनिक मेम्ब्रेन है। जबकि इसके ट्रंक में आए, नेक तो मैंने आपको पहले कहा है नहीं है इसके पास नेक। तो इसके ट्रंक में दो इसकी फोर लिम्स होती हैं और दो इसकी हाइंड लिम्स होती हैं। ये आपको दो आगे के पैर यानी फोर लिम्स नज़र आ रही हैं और ये दो पीछे के पैर हैं जी, हाइंड लिम्स है। इसकी स्किन जो है वो रफ मॉइस्ट, वो स्मूथ मॉइस्ट स्किन है। मॉइस्ट मतलब गीली गीली चिकनी सी महसूस होती है, अगर आप इसको हाथ लगाएं तो स्टिकी सी चिपचिपी सी इसकी स्किन होती है। और स्मूथ का मतलब है कि हमारी तरह इसकी स्किन पर बाल नहीं होंगे, बर्ड्स की तरह इसकी स्किन पर फेदर्स नहीं होंगे और क्रोकोडाइल की तरह इसकी स्किन पर स्केल्स नहीं होते, बिल्कुल चिकनी साफ सुथरी होती है। हमारी स्किन पे आप देखें बाल होते हैं, परिंदों पर जाएं तो आप परिंदों की स्किन पर आप उसकी पूरी बॉडी पे देखेंगे फेदर्स होते हैं। क्रोकोडाइल वगैरह को देखें तो उनकी बॉडी में तरह स्केल, सख्त से स्केल लगे हुए होते हैं, हार्ड से। तो इनकी जो स्किन होती है वो स्मूथ और स्टिकी होती है। सो ये इसकी मॉर्फोलॉजी हो गई। अब बात करते हैं जी इसकी एनाटमी की। एनाटमी का मतलब हमने पढ़ा है बायोलॉजी की ब्रांच है जिसमें हम ऑर्गेनिज्म को काट के उसके इंटरनल पार्ट्स को, इंटरनल स्ट्रक्चर को स्टडी करते हैं। सो अगर हम फ्रॉग को डायसेक्ट करें और इसकी एनाटमी करें, इसके इंटरनल स्ट्रक्चर को देखें तो हमें इसकी बॉडी के अंदर सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन नज़र आएगा। आपको इसी चैप्टर में लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पढ़ाया गया था कि जी सेल्स, बॉडी में सेल्स जुड़ जाते हैं, टिश्यूज़ बनते हैं, टिश्यूज़ जुड़ जाते हैं, ऑर्गन्स बन जाते हैं और फिर जब ऑर्गन्स जुड़ते हैं तो पूरे पूरे सिस्टम्स तैयार होते हैं। तो इसके पास सिस्टम लेवल वाली ऑर्गेनाइजेशन है, यानी इसकी बॉडी में सेल्स जो हैं उन्होंने पहले अपने आपस में कंबाइन होकर टिश्यूज़ बनाए हुए, फिर टिश्यूज़ फर्दर कंबाइन होकर बॉडी के ये ऑर्गन्स बने हुए। ये ऑर्गन्स नज़र आ रहे हैं आपको, लंग्स होगा, लीवर होगा, स्टमक होगा और हार्ट होगा, मुख्तलिफ ऑर्गन्स होंगे इसकी बॉडी में। फिर ये ऑर्गन्स आपस में कंबाइन होकर बिल्कुल इंसानों की तरह इनमें सिस्टम्स बने हुए होते हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम होता है इनमें, रिस्पायरेटरी सिस्टम होता है, सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, नर्वस सिस्टम होता है, एक्सक्रीटरी सिस्टम होता है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है। तो इनमें सिस्टम लेवल वाली ऑर्गेनाइजेशन पाई जाती है। सो ये तो थी जी एक एग्जाम्पल फ्रॉग जिसकी हमने एक छोटा सा इंट्रोडक्शन लिया, उसकी मॉर्फोलॉजी देखी और एनाटमी देखी। अब एक और एग्जाम्पल लेंगे हम मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स की, प्लांट्स की कैटेगरी में से, और वो है जी मस्टर्ड प्लांट।
मस्टर्ड प्लांट, इंग्लिश में आप इसको मस्टर्ड प्लांट कहते हैं, उर्दू में आप इसको सरसों का पौधा कहते हैं, और बायोलॉजी में इसका नाम है ब्रासिका कैम्पेस्ट्रिस। काफ़ी इम्पोर्टेंट पौधा होता है ये, काफ़ी यूज़फुल प्लांट है। इसकी जो लीफ होते हैं उन्हें हम वेजिटेबल्स के तौर पे, साग के तौर पे हम उसको खाते हैं। इसका जो सीड होता है ब्लैक कलर का, उससे ऑयल प्रोड्यूस होता है, सरसों का तेल, तो काफ़ी इकोनॉमिकली फ़ायदेमंद है। इससे आप तेल भी हासिल कर रहे हैं और इसको एज अ वेजिटेबल भी यूज़ किया जाता है। एक मल्टी सेलुलर प्लांट है। मल्टी सेलुलर का मतलब इसकी बॉडी में बहुत सारे सेल्स मौजूद होते हैं। प्लांट का मतलब है ये ऑटोट्रॉफ है। ऑटोट्रॉफ का मतलब है कि इसने अपने फूड को अपनी बॉडी के अंदर ही प्रिपेयर करना है, जो बाहर से खाना नहीं खाएगा, अपनी बॉडी के अंदर ही अपना फूड बना लेगा, प्रिपेयर कर लेगा। और विंटर सीजन में कल्टीवेट किया जाता है, इसको उगाया जाता है विंटर सीजन में, सर्दियों के मौसम का पौधा है ये। तो एक सर्दियों के पौधा है ये, मल्टी सेलुलर है, ऑटोट्रॉफ है। इसके लीफ को हम एज अ वेजिटेबल यूज़ करते हैं, अभी आपको बताया, और इसके सीड से ऑयल एक्सट्रैक्ट किया जाता है। इकोनॉमिकली भी काफ़ी फ़ायदेमंद और इम्पोर्टेंट पौधा है जी। काफ़ी एग्रीकल्चरिस्ट जो है वो इस पौधे को एज अ क्रॉप उगाते हैं अपने पास। अब इसके अगर हम देखें तो ब्रासिका कैम्पेस्ट्रिस जो होता है, इसके जो प्लांट की बॉडी में जो इसके पार्ट्स होते हैं उसको हम दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। ब्रासिका प्लांट के पार्ट्स को दो कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है। एक कहलाते हैं वेजिटेटिव पार्ट और दूसरे कहलाते हैं रिप्रोडक्टिव पार्ट। वेजिटेटिव पार्ट किनको कहते हैं जी? ऐसे तमाम पार्ट्स जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं करते, और रिप्रोडक्टिव पार्ट कहते हैं जी ऐसे पार्ट्स को जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं। सीधा सा फर्क है जी। अगर कोई बॉडी पार्ट, कोई प्लांट का पार्ट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर रहा है तो वो रिप्रोडक्टिव है, और अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं कर रहा तो वो वेजिटेटिव है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को अगर हम आसानी से समझने की कोशिश करें तो सीड बनाना, वो जो सीड होता है, बीज जिसको आप कहते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के नतीजे में सीड बनता है। सो यूं कह लें कि हमारे ब्रासिका के वो हिस्से, वो पार्ट्स जो सीड नहीं बनाते, जिनका काम सीड बनाना नहीं है, उन्हें कहते हैं आप वेजिटेटिव पार्ट। ठीक है, दे आर द पार्ट दैट आर नॉट इन्वॉल्व इन सीड प्रोडक्शन। बीज बनाने में जो इस्तेमाल नहीं हो रहा है वो पार्ट कहला रहा है वेजिटेटिव, और जो बीज बनाएंगे, सीड फॉर्म करते हैं, दे आर कॉल्ड रिप्रोडक्टिव पार्ट। अब वेजिटेटिव पार्ट कौन कौन से होते हैं? रूट्स, स्टेम और लीफ। पहला वेजिटेटिव पार्ट कौन सा है? रूट, ज़मीन के अंदर होता है। इसका काम है पौधे को एक तो वाटर एब्जॉर्ब करके देना, प्लांट ने जितना भी वाटर हासिल करना है उसकी रूट्स ज़मीन में से वाटर एब्जॉर्ब करके प्रोवाइड करती हैं, और एंकर प्लांट यानी प्लांट को ज़मीन पर ये फिक्स करके रखता है। ये दो काम होते हैं रूट्स के, पौधे को ज़मीन में फिट करना और ज़मीन के पानी को एब्जॉर्ब करना। इसी तरह दूसरा पार्ट जो होता है वो स्टेम कहलाता है। ज़मीन से ऊपर का सारा पौधा, पूरे के पूरे जो प्लांट में आपको बड़ी बड़ी डंडियाँ, उसमें से जो ब्रांचेस निकल रही होती हैं, दे आर कॉल्ड स्टेम। और ये प्लांट की बॉडी को शक्ति प्रोवाइड कर रही होती है, सपोर्ट प्रोवाइड कर रही होती है। जबकि तीसरा वेजिटेटिव पार्ट जो है वो लीफ कहलाता है, उर्दू में आप इसको कहते हैं पत्ते। इनके दो काम होते हैं जी, फोटोसिंथेसिस और ट्रांसपायरेशन। फोटोसिंथेसिस एक प्रोसेस है जिसके ज़रिए ये लीफ प्लांट के लिए फूड प्रिपेयर करते हैं, खाना तैयार करते हैं। हमने कहा है ना, प्लांट्स आर ऑटोट्रॉफ, अपना खाना खुद बना लेते हैं। तो खुद जिस प्रोसेस के ज़रिए ये फूड बनाते हैं उस प्रोसेस को आप कहते हैं फोटोसिंथेसिस, और वो कहाँ हो रहा होता है? लीफ के अंदर। ये बात याद रखिएगा। तो लीफ जो है वो खाना बना रहा है, यानी फोटोसिंथेसिस कर रहा है। लीफ का एक और काम भी है, ट्रांसपायरेशन। अब ट्रांसपायरेशन क्या है जी? हमारे लीफ में बहुत सारा फालतू पानी भी होता है। वो फालतू पानी लीफ क्या करते हैं जी? वेपर्स की शक्ल में उनको बाहर निकाल देते हैं। जैसे होता है ना, हमारी बॉडी में फालतू पानी होता है और पसीने की शक्ल में निकल जाता है, तो इसी तरीके से लीफ में जो फालतू पानी होता है, एक्सेस वाटर जो होगा, वो वेपर्स की शक्ल में निकल जाता है। उस प्रोसेस को हम कहते हैं ट्रांसपायरेशन। तो ये तीन पार्ट होते हैं वेजिटेटिव।
कौन कौन से वेजिटेटिव पार्ट होते हैं प्लांट में? वेजिटेटिव पार्ट एक होता है रूट, एक होता है स्टेम और एक होता है लीफ। तीनों के मैंने आपको काम बताए। रूट का काम है वाटर एब्जॉर्ब करना और प्लांट को ज़मीन पर फिट करना। स्टेम का काम है प्लांट को सपोर्ट यानी रिजिडिटी शक्ति प्रोवाइड करना। और लीफ का काम है प्लांट के लिए फूड प्रिपेयर करना यानी फोटोसिंथेसिस और प्लांट के एक्सेस वाटर को रिलीज आउट करना, निकालना यानी ट्रांसपायरेशन। तीनों के काम में देख लें, इनमें से किसी भी पार्ट ने सीड नहीं बनाना। ना रूट्स का मैंने आपको कहा कि जी रूट सीड बना रहे हैं, ना स्टेम ना लीफ, क्योंकि ये वेजिटेटिव पार्ट है। और सीड बनाने वाले पार्ट जो हैं वो रिप्रोडक्टिव पार्ट होते हैं और वो एक ही होता है बस, फ्लावर। फ्लावर प्लांट का यानी ब्रासिका का वाहिद रिप्रोडक्टिव पार्ट है और इसका काम, चूंकि ये रिप्रोडक्टिव पार्ट है तो इसका काम क्या होगा? वही सीड बनाना। तो सीड बनाते हैं वो पार्ट रिप्रोडक्टिव कहलाते हैं, सीड नहीं बनाता है वो पार्ट वेजिटेटिव पार्ट कहलाते हैं। तो प्लांट का, ब्रासिका प्लांट का जो रिप्रोडक्टिव पार्ट है वो होता है उसका फूल, पीले कलर का होता है। और ये फूल प्लांट के अंदर वाटर एब्जॉर्ब नहीं करता, फूड नहीं बनाता, इसका सिर्फ एक ही काम होता है फ्लावर का, सीड बनाना। सो ये थे जी ब्रासिका का एक छोटा सा इंट्रो। मैंने आपको ब्रासिका के बारे में बता दिया और उसके दोनों पार्ट्स भी बता दिए। ये थी जी आज का लेक्चर मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स के साथ साथ हमने उसकी दो एग्जाम्पल्स पढ़ी, एक फ्रॉग और दूसरा मस्टर्ड प्लांट। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे अगले टॉपिक के साथ। ख्याल रखिएगा अपना। अल्लाह हाफ़िज़।